तो फिर ये मोड़ कब आता है जब मर्डर होता है? पैसा कमाने के तो बहुत तरीके हैं, बहुत रास्ते हैं। कितने साल रहे? मैं 6.5 साल जेल में। वो एक ऐसा पाप हुआ मेरे हाथ से कि मेरा सब कुछ एकदम से पलट गया और मुझे जेल जाना पड़ा। जेलों को जुर्म का अड्डा माना जाता है कि बहुत सारे लोग होते हैं अपनी अपनी क्रिमिनल बैकग्राउंड से, तो वहाँ पर कैसा रहा जेल में? मतलब ये बिल्कुल सही कहा। तो लोग मिले होंगे जो जुर्म की दुनिया में ले जाने वाले। बिल्कुल, बहुत। आपको अप्रोच किया किसी लोगों ने? नहीं, बहुत से लोग। वो कौन कौन लोग थे तब? तब कौन कौन लोग थे? बहुत लड़के आते थे। देखिए, बहुत से हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों को आप पब्लिकली करना अपने आप को आफत को निमंत्रण देता। जेल जो है सचमुच में मेरे लिए बहुत ज़्यादा, बहुत ही क्रांतिकारी मेरे बीच में परिवर्तन बदला लेते हैं। बदला। सुन लेगा कोई ऐसे ना सोचे कि जेल में जाके आत्मविश्वास आता है, जाना चाहिए। ये कोई आपको कोई पॉजिटिवली ना ले ले इस मिल जाएगा। तो उस दिन क्या हुआ? मतलब कोई लड़ाई हुई? क्या हुआ? उस दिन 4 लोग मेरे उस दोस्त का साथ उसको गला पकड़ रहे और उसको धमका रहे थे। मैंने कहा ये मेरा दोस्त है, अगर इससे बात है तो वो मेरे से ही हो गई। उस दौरान चीना झपटी में वो उनके चोट उनके थाइस पे लगी मेरे को। जैसे कोई किस्सा सुना सकते हैं जेल का? बहुत से ऐसे जैसे कोई याद हो आज भी आपको कि यार ये तो ऐसे। सबसे जो एक कमाल की चीज़ है, वहाँ सब लोग मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। जब जेल से बाहर आए फिर बहुत कठिनाई का दौर गया। लोगों में एक अविश्वास था कि मैं अपराधी हूँ, सजायाफ्ता हूँ, कोई भी अपने साथ शामिल करने के लिए तैयार नहीं था। और छात्र राजनीति से पहले तो मैं बॉक्सिंग खेलता था, मैं गेम खेलना ही चाहता था। देश हरियाणा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं यादविंदर सिंह। विद्यार्थी राजनीति से शुरुआत, फिर जेल यात्रा, उसके बाद समाज सेवा। हमारे साथ हैं आशीष कुमार कुकी जो हिसार से, उनसे बात करेंगे कि उनका जीवन कैसा रहा, आजकल वो क्या कर रहे हैं। स्वागत है जी, बहुत बहुत देश हरियाणा टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, कहाँ से शुरुआत होती है स्टूडेंट पॉलिटिक्स में? देखिए साहब, मैं हिसार में ही पला बड़ा हूँ। मेरी शिक्षा भी हिसार से हुई, स्कूलिंग भी और कॉलेज में भी। और छात्र राजनीति से पहले तो मैं बॉक्सिंग खेलता था, मैं गेम खेलना ही चाहता था। साधारणतः स्कूल में भी मैं खेलता था, फिर कॉलेज में भी रहा, और इंटर कॉलेज, इंटरयूनिवर्सिटी, स्टेट, इस तरह का खेलता खेलता। और एक समय ऐसा आया कि दोस्तों ने कहा कि आपको चुनाव लड़ाना है। मैंने कहा कि मेरा तो इस तरह का कोई एक ऐसा शौक भी नहीं है और कहीं मेरे आइडिया भी दिमाग में कभी नहीं आया। मैं तो सिर्फ गेम खेलता था और कॉलेज में घूमता रहता था। इन्होंने कहा कि नहीं, इस बार अपनी तरफ से, हम सबकी तरफ से अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ोगे। कौन सा साल था ये 93 की बात है। 1993 में राजकीय महाविद्यालय हिसार में। उससे पहले 2 साल मैं 11th और 12th में डीएन कॉलेज में पढ़ता था, फिर उसके बाद में गवर्नमेंट कॉलेज में आया। गेम करते करते एक बार ऐसा हुआ कि मैं इंटर कॉलेज कंपटीशन में, मुझे कहा गया कि जो सामने जो प्लेयर है वो हमारे हिसार के एक प्रतिष्ठित परिवार से था, कि आप उसको यार ज़्यादा नहीं मारना और पॉइंट वगैरह ठीक ठाक से रहें और पाएंगे। तो मुझे लगा ठीक है। इस तरीके से करते करते मुझे लगा कि मैं उसको ठीक ठीक खिलवाने के चक्कर में मैं तो हार ही गया। तो मुझे बहुत ज़्यादा इस बात का दुख हुआ कि ये तो बहुत गलत हुआ मेरे साथ। मुझे जानबूझ के इस तरीके से, वो मन में ऐसा दर्द हुआ कि मैंने आगे इंटर कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी में या कैंप में जाने का जो मन था वो दिमाग से निकाल दिया और बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस हुई। बॉक्सिंग छोड़ दी
क्योंकि हमारे कोच साहब थे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के, भारद्वाज कोच साहब, उन्होंने बुलाया भी कि आशीष आपको आना चाहिए, अपना कैंप है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, उसके बाद फिर इंटर कॉलेज की टीम बनेगी। लेकिन मन से इतना ज़्यादा एकदम से दुख हुआ कि मैं वहाँ जाना ही, फैसला जो था वो मैं नहीं कर पाया। और इसी बीच में एकदम से छात्र राजनीति के चुनाव आ गए। छात्र संघ के चुनाव आए तो मेरे जो सीनियर थे, जिनका मैं सम्मान करता था, जिनके मैं संपर्क में रहता था कॉलेज में, और उन्होंने मुझे कहा कि इस तरीके से छात्र संघ का चुनाव लड़ना है। तो मुझे भी बड़ा एकदम से अलग सा लगा, क्योंकि छात्र राजनीति में आने का कोई मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन जब सब बड़ों ने कहा तो मैंने कहा ठीक है, आप लोगों को जैसा उचित लगे भाई साहब देख लेना। तो 1993 में वो छात्र संघ के चुनाव थे, जब हमारे साथ सब दोस्त मित्रों ने, जो मुझसे सीनियर थे, उन्होंने तय किया और मैंने उस चुनाव में पार्टिसिपेट किया। इस तरीके से छात्र राजनीति की शुरुआत हुई। तब तक हमारे छात्र जीवन में जो राजनेताओं का जो रहता था चहल पहल, या जिनसे हम प्रभावित होते थे, वो जयप्रकाश जी होते थे, जो केंद्रीय पेट्रोलियम मिनिस्टर थे। वो उस वक्त चौटाला साहब के बहुत ज़्यादा करीबी थे और जो देवलाल जी की टीम के पार्ट थे। हमने उस चुनाव में पार्टिसिपेट किया, चुनाव को जिताया, दोस्तों ने, गांव के मित्रों ने जिताया। फिर ग्रेजुएशन करने के लिए ग्रेजुएशन के बाद मैं पीजी करने के लिए मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर दिया कि अब मेरी ग्रेजुएशन हो गई है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में अब जाके वहीं पढ़ने की कोशिश करूंगा या वहीं यूनिवर्सिटी में रहूंगा। दुर्भाग्यवश मैं जब वहां चला गया तो जयप्रकाश जी देवलाल जी से अलग हो गए थे, चौटाला साहब से। तो हमारी उनके साथ नजदीकियां थी। चूंकि मेरा गांव आदमपुर में था और उस वक्त जो भजन लाल जी की हरियाणा में सरकार थी, सन 1991 से लेके 1996 तक। उस वक्त चंद्रमोहन, जो उनके बड़े बेटे हैं चंद्रमोहन जी, उनका ही चहल पहल ज्यादा था। जो अब विधायक है कुलदीप बिश्नोई जी, वो छोटे थे और वो अलग ही अभी इस तरह के उसमें नहीं थे। उनका भी संदेश आया कि चूंकि मेरा गांव आदमपुर में है तो कि उन्होंने बुलाया, तो हमारा कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। तो उस दौरान ग्रेजुएशन करने के बाद सब आदमी ये सोचता है कि मैं अपने आप को आर्थिक रूप से कैसे सुरक्षित करूं। तो हमारे कई मित्र थे, उनमें से एक मित्र ने, जो छात्र संघ के अध्यक्ष थे किसी दूसरे कॉलेज से, उन्होंने उनका प्रोग्राम करवाया, छात्र एक इस तरह की आयोजन किया। उसमें उनको बुलाया गया, चंद्रमोहन जी को, और उसके बदले उन्होंने उसको ऑब्लाइज करके उसको एक बैंक में अधिकारी भी लगा दिया। ये सब चीज़ें तो हमारे लिए बड़ी नई सी, समझ में नहीं आता था। लेकिन जिस आदमी का उद्देश्य और लक्ष्य है कि मुझे आर्थिक रूप से सुरक्षित होना है, तो उसके लिए सरकारी नौकरी सबसे अच्छी चीज़ थी। लेकिन हमें इन सब चीज़ों की समझ नहीं थी, क्योंकि नौकरी करेंगे या क्या करेंगे अभी। तो छात्र संघ अध्यक्ष बनने के बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी चला गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी जाने के बाद मैंने वहाँ एडमिशन के लिए अप्लाई किया। इसी बीच में जयप्रकाश जी के इनसे मतभेद हो गए। तो ये तय हुआ दोनों ही में कि किस ग्रुप के या किस परिवार के या किस राजनीतिक दल के संपर्क में ज़्यादा छात्र संघ के या छात्र नेता हैं। मुझे भी कहा जयप्रकाश जी ने, तो मैंने उनसे कहा कि मैं तो अभी एडमिशन ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में ले रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तेरे को एक बार दोबारा हिसार में ये सब चीज़ों में मेरी मदद करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा भाई सब बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो नहीं यार, क्या एक बार ये मेरे लिए करना पड़ेगा। तो मैंने वापस दिल्ली यूनिवर्सिटी से वापस आया और आकर ये तय हुआ कि राजकीय महाविद्यालय से दोबारा चुनाव मुझे ही लड़ना चाहिए। तो मैंने दोबारा एडमिशन लिया। एडमिशन लेके फिर दोस्तों से राय मशवरा किया और फिर ये तय हुआ कि दोबारा फिर मैं छात्र संघ के चुनाव में मुझे लड़वाया जाए। तो फिर ये मोड़ कब आता है जब मर्डर होता है? मैं दोबारा 1994 में फिर एडमिशन लेता हूँ, फिर दोबारा छात्र संघ अध्यक्ष बनाते हैं साथी लोग मुझे, और फिर छात्र संघ जब दोबारा अध्यक्ष बनता हूँ तो दोनों राजनीतिक दल बुलाते हैं कि आप मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ। इसी तरीके से मेरा हिसार में रहना शुरू हो जाता है। एक समय आता है कि एक रात को 27 फरवरी 1995 को मैं अपने साथियों के साथ, मेरे दोस्तों के साथ घर से बाहर खाना खाने के लिए निकले थे।
चूंकि उन दिनों कॉलेज में रहते थे तो आपस में खींचातानी दोस्तों में, ग्रुपों में रहती थी। लाइकिंग और डिसलाइकिंग तो रहती थी कि हम जिनको हम पसंद करते थे उनको बहुत से लोग उनको वो पसंद नहीं करते थे। इस तरीके से चलता रहा और एक दिन तय हुआ कि रात को एक हादसा हुआ और उस हादसे में मेरे हाथ से एक मेरे साथी जो छात्र नेता था उनके चोट लगी। और वो चोट इस तरीके से लगी कि उनको हॉस्पिटल में काफ़ी बुरे तरीके से चोट के कारण एडमिट करवाना पड़ा और फिर कुछ समय के 3 दिन के बाद वो परमात्मा को गया। वो एक ऐसा पाप हुआ मेरे हाथ से कि मेरा सब कुछ एकदम से पलट गया और मुझे जेल जाना पड़ा। उस दौरान मुझे आजीवन कारावास की सजा हुई और आजीवन कारावास की जब किसी व्यक्ति को सजा हो जाती है तो आप देखिए कि उस व्यक्ति के जीवन में कितनी मुश्किलें आ जाती हैं। सब लोग उसका साथ छोड़ देते हैं, परिवार भी कमज़ोर हो जाता है और दूसरा इसकी कोई समय सीमा तो है नहीं कि आप कितने समय के बाद छूटेंगे। तो आपके जो जीवन के अनमोल पल हैं वो तो आपके वहीं निकल जाते हैं। हर चीज़ के लिए आप दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। जो आप एक इस तरीके से एक अच्छे वातावरण में जीवन जीने वाले व्यक्ति थे वहाँ आप हर चीज़ के लिए मोहताज हो जाते हैं। इस लंबे समय में उस दौरान सिर्फ मुझे दोस्तों का सहारा था, क्योंकि मेरे पिता भी बहुत इस बात से दुखी थे, वो कभी भी मुझसे मिलने नहीं आए। उसका ये मतलब नहीं था कि वो मुझे, लेकिन उन्हें इस बात का दुख था कि ये कोई अच्छी बात नहीं हुआ। वो अचानक हादसा ही था। क्या वो कोई राइवल था? नहीं, वो बहुत जैसे ही आपने कहा बेहतरीन पाप हुआ तो हाँ, कैसे, मतलब मैंने ऐसे इसलिए कैसे? कहा कि आप देखिए घटना मानव बता हत्या सकते तो हैं? पाप ही है सर। आप घटना बता सकते हैं कि क्या हुआ था, मतलब ऐसे हुआ कैसे? इस तरीके से कि वो हमारे एक दूसरे कॉलेज थे, वहाँ के छात्र नेता थे और बहुत से वहाँ हमारे कॉलेज में, हमारे हिसार में 3 कॉलेज थे, दयानंद महाविद्यालय, जाट कॉलेज और राजकीय महाविद्यालय। राजकीय महाविद्यालय में मैं पढ़ता था। वो जो मेरे साथी थे जो हादसा हुआ वो जाट कॉलेज के छात्र नेता थे। वो छात्र संघ अध्यक्ष नहीं थे लेकिन छात्र नेता थे, उनकी बड़ी पकड़ थी, वो बहुत सक्रिय थे। लेकिन चूंकि मैं 2 साल डीएन कॉलेज में रहा, फिर वहां रहकर मैं राजकीय महाविद्यालय में आया। अब जब आप इस तरह के वातावरण में रहते हैं तो शहर में एक लाइन खिंच जाती है कि आपको पसंद करने वाले और आपको नापसंद करने वाले। तो वो जो हमारी लाइन थी, जो नापसंद करने वाले लोग थे वो उनके साथ ज्यादा रहते थे। तो अक्सर जब भी कोई बात होती तो वो उनको उस बात में उकसा देते थे और उसको ये कह देते थे कि आपका तो कुकी से ज्यादा तो बाई का नाम है, बाई का अच्छा मजबूत काम है। तो ये जो इस तरह के जो तत्व थे जो मुझे पसंद नहीं करते थे, वो सारे के सारे एक साथ रहते थे। वो कुछ उनके साथ भी थे, कुछ और बहुत से लोग भी थे। तो उस दिन क्या हुआ, मतलब उस कोई लड़ाई दिन- हुई, क्या हुआ? उस दिन क्या हुआ कि हम लोगों के एक दोस्त की शादी थी और मैं उस शादी में इन्वॉल्व था। शादी के बाद मुझे लगा कि यार काफी भाग दौड़ रही है, तो मैं घर चला गया शादी से अटेंड करके। घर जब मैं गया तो शादी में खाना खा के नहीं गया था, खाना नहीं खा पाया था, ध्यान नहीं रहा। फिर घर गया तो घर पे गया तो पता लगा कि माँ तो इंतजार करते करते सोई गई है। तो मैं अपने रूम में चला गया, रूम में जाके लेट गया। लेटा तो ध्यान आया कि नहीं यार, इंसान को भूखा नहीं सोना चाहिए। मैंने घर से अपनी गाड़ी उठाई और चला कि हमारे एक दोस्त हैं, उनका एक रेस्टोरेंट था लजीज हिसार में, हम अक्सर वहीं खाना खाते थे, तो मैं वहाँ खाना खाएंगे। तो जैसे ही मैं घर से बाहर निकला तो मेरे दोस्त भी मुझे मिल गए। तो उन्होंने कहा कहाँ जा रहे? मैंने कह रहा मैं तो खाना खाने जा रहा हूँ, अब मुझे वहीं खाएंगे, क्योंकि उससे फ़ोन मोबाइल इस तरह की कोई सुविधा होती नहीं थी। कम्युनिकेशन सिर्फ ऐसा था कि सब आपस में मिल जाते थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अपन ऐसा करते हैं, अपन एक और दोस्त का है चाट भुंजाले, वहाँ खाएंगे, वहीं बातें करेंगे, वहीं चलेंगे। चलो वहीं चलते हैं। तो हम लोग जैसे ही गए, चले अपने, तो हम लोग 3 थे, तो लगा कि अपने अपने टू व्हीलर उस पर चलते हैं। तो मेरे पास बाइक रहती थी, वो मेरे दोस्त मेरे पीछे थे। तो जैसे हम जाने लगे तो मुझे लगा पीछे से किसी ने आवाज मारी है। तो मैंने कहा यार, देखा तो ध्यान नहीं दिया, तो मैंने दोबारा देखा तो मेरे साथी तो रुके हुए थे। मैं वापस मुड़ के गया तो देखा कि 4 लोग मेरे उस दोस्त का साथ उसको
उसको गला पकड़ रहे और उसको धमका रहे थे कि तेरा ये जो है सुधार कर ले, तेरा इलाज कर देंगे। मैंने उनसे कहा यार तुम इसको मत डिस्टर्ब करो। तो उन्होंने कहा कि तेरे से कोई बात नहीं, हमारी तो इससे बात है। मैंने कहा ये मेरा दोस्त है, अगर इससे बात है तो वो मेरे से ही हो गई। तुम्हें कोई चीज़ की तकलीफ है तो मेरे को बताओ, बैठ के कर लेंगे। बोला नहीं, चूंकि वो हमारा एक वहाँ पीछे पालकी बार था, वहां से वो लोग ड्रिंक करके ही निकले थे। मुझे नहीं पता था, लेकिन चूंकि वो ड्रिंक किए हुए थे तो उन्हें इस बात को समझने का कुछ होश ही नहीं था। तो मैंने कहा ठीक है। उसी वक्त जो उसके साथ थे वो तो समझ गया था बहुत अच्छा से, लेकिन जो उसके साथ थे लोग वो अनजान थे, ना मुझे जानते थे, लेकिन शराब के नशे में उन्हें लगा कि हमारे दोस्त ने किसी का गला पकड़ा और कुछ बात कही है, तो वो हमारे चिपक गए, एकदम चिपट गए बुरे तरीके से। मैंने समझाया अच्छी बात नहीं है। चूंकि मैं बॉक्सिंग के लिए था, थोड़ा फिट था, लेकिन चूंकि हथियार निकल आए, चक्कू और ये सब चीज़ें, तो बड़ा मुश्किल हो गया अपने आप को बचाना। तो उस दौरान चीना जपटी में वो उनके चोट उनके थाइस पे लगी, मेरे एक दोस्त पे। उन 4 लोगों में से 2 लोगों को चोटें लगी थाइस पे, बहुत ज्यादा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब वो लगी तो वो एक बहुत ही वहां लगी नाजुक सी जगह पर, और वो हॉस्पिटल में उनको एडमिट करवाया। वहाँ के हिसार के सिविल हॉस्पिटल या उन डॉक्टर्स ने कहा कि नहीं है तो सीरियस है और इन्हें रोहतक शिफ्ट किया जाए। क्योंकि मेरे भी कुछ चोट लगी थी तो मैं भी वहीं सिविल हॉस्पिटल में चला गया, तो प्रशासन को भी लगा कि ये दोनों ग्रुप यहीं है तो इनको अलग अलग किया जाए, तो उनको रोहतक शिफ्ट कर दिया। लेकिन 2-3 दिन के अंदर ही जो हजारों लोग उनसे मिलने चाहते थे सब एक ही बात कहते थे कि यार अपने तो शहर में हवा खराब हो गई, उसमें हिम्मत कैसे हो गई। वो लड़का बड़ा दिलेर था, उसको यकीन ही नहीं हुआ कि उसके चोट मेरे हाथ से लग गई, मैंने उसको नीचे गिरा दिया या मैं उससे तकड़ा हो गया। और वो इस तरीके से ही वो अपने हार्ट का, मुझे ऐसा लगता है कि वो सहन नहीं कर पाए, वो परमात्मा को प्यारा। उधर उनका इसलिए होना हुआ और मेरे पे मुकदमा जो 323-24 का था वो 302 में तब्दील हो गया। इस तरीके से ये मुझ पे मुकदमा दर्ज हुआ। मुझे इससे पहले की कोई बात होती, मुझे पता था कि भाग तो कहीं सकते नहीं, तो मैं अपने आप पुलिस के हवाले मैंने अपने आप को कर दिया और फिर इस तरीके से मैं जेल में। तो क्या फिर आपने मान ही लिया या पुलिस ने उस टाइम नहीं, मैंने स्वीकार ही किया। टॉर्चर आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि जग जाहिर थी चीजें। शहर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो हमें नहीं जानता था, शहर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो उन्हें नहीं जानता था, और कोई भी चीज छुपाने से तो छुप ही नहीं सकती। शहर स्वीकार किया कि मेरे हाथ से हादसा हुआ है। तो पुलिस ने क्या था कि कोई भी दिक्कत नहीं, जो भी फॉर्मेलिटीज थी, जो भी वेपन था, जो भी प्रक्रिया थी, उसको फॉलो किया और मुझे 2-3 दिन रखने के बाद और जेल में भेज दिया। तो जेलों को जुर्म का अड्डा माना जाता है कि बहुत सारे लोग होते हैं अपनी अपनी क्रिमिनल बैकग्राउंड से, तो वहां पर कैसा रहा जेल में? मतलब ये बिल्कुल सही कहा, सही मायने में तो देखिए वो एक सुधार करनी है, कहते हैं ना सुधार घर नहीं है, बिगाड़ घर है वो। सही मायने में देखिए, अगर उसको समझा जाए तो मैं तो उसको यूनिवर्सिटी मानता हूँ जीवन की, क्योंकि वहां जाके हमें पता लगा कि अपनी जरूरतों को सीमित करके कैसे जी सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज ये है कि आपका साधन हो या ना हो, वहां आपको आदमी सबसे पहले मोहताज हो जाता है। तो जो भी वहां एम्प्लॉय है या जो भी कोई लोग है, आपको लज्जित करके रखते हैं, क्योंकि आदमी का वो रहने ही नहीं देते उसका आत्मसम्मान। वो भी एक अलग दुनिया है, वहां अपने आप को कैसे जिंदा रखना है, कैसे अपने आप को मजबूत रखना है, वो सब चीजें वहीं से सीखने को मौका मिले। बहुत कठिन दौर है, आपको एक छोटी चीज के लिए तरसा देंगे वहां पर इंसान। जैसे कोई किस्सा सुना सकते हैं जेल का? बहुत से ऐसे जैसे कोई याद हो आज भी आपको कि यार ये तो ऐसे। सबसे जो एक कमाल की चीज है, वहां सब लोग मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। ज्यादातर लोग मानसिक जब कमजोर हो जाते हैं तो नशे के आदी हो जाते हैं। तो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता तो ये थी कि किसी भी तरीके से इस नशे से बचना है, ताकि अगर नशे के चक्कर में पड़ेगी तो दुश्मन की जरूरत ही नहीं, वो खुद ही मार देंगे। तो हर वक्त खेलते कूदते रहते थे। बहुत से ऐसे साथी थे जिनसे भरोसा करके हम लोग ये उम्मीद करते थे कि ये मेरी बाहर मदद करेगा, और इस बात के वो मुझसे पैसे भी लेते थे, तो पता लगता था कि वो पैसे भी खा गए और उन्होंने कोई मदद भी नहीं। और इस तरीके के सिलसिले अक्सर हुए, क्योंकि बहुत लंबा समय जेल में रहा मैं। कितने साल रहे? मैं 6.5 साल जेल में रहा। तो आजीवन कारावास की सजा हो गई। उसके बाद में हाई कोर्ट में मैंने अपील की, फिर भी काफी समय रहा। तो फिर एक बहुत ही व्यक्ति थे जो मेरे पारिवारिक थे, उन सबके मार्गदर्शन से इन सब चीजों से कुछ राहत मिली थी मुझे। लेकिन चूंकि जेल के अंदर आपके पास इतना सीमित सी चीजें हैं,
उसमें अपने आप को कैसे बचा के रखना है, कैसे अपनी इज्जत बचानी है, कैसे अपना शरीर बचाना है, कैसे अपना नाम बचाना है, कैसे इन सब गलत कामों में इन्वॉल्व भी नहीं होना है। तो ये सब चीजें सीखने को बहुत मिली वहां पर। चूंकि मैं बॉक्सिंग का प्लेयर था, और बॉक्सर की जो हिम्मत है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो मुक्के खाएगा, फिर कोशिश करेगा, फिर खाएगा, फिर करेगा। तो इस तरीके से स्वभाव था, मैं लगा रहता था। और एक बहुत उस बुरी जगह में भी हमने बहुत कुछ सीखने को मिला। तो वहां पर बहुत सारे लोग मिले जो बिल्कुल जो बहुत गैंगस्टरों की बेकसूर भी दुनिया, थे और क्रिमिनल भी बहुत थे। जो गैंगस्टरों की दुनिया से थे, या कुछ ऐसे बिल्कुल, लोग वो भी दौर ऐसा था कि जो भी उस तरह के उस दौरान के जो क्रिमिनल थे वो ठीक ठाक से लोग थे। वो इस तरह के नहीं थे कि बिना मतलब कि किसी को नुकसान करें। उनकी कोई निजी दुश्मनियां थी, क्योंकि ऑर्गेनाइज क्राइम तो मुझे लगता है उसके बाद ही शुरू हुआ। 93 तक तो दुश्मनी वाले लोग ही थे। ऐसे नहीं थे कि स्पॉन्सर किसी ने किया और किसी को कुछ ये पैसे दे के मरवा दिया। मुझे नहीं लगता तब तक ऐसा था। वो जो लोग थे वो दुश्मनी थी उनकी आपस में। और वो कैसे शुरू हुई, कैसे हुई, इस तरह के अनेकों लोग वहां रहते थे उनके नजदीक। वो हमारे वो रहते, हम उनके रहते, वो देखते रहते थे। वहां बड़ी कमाल की चीजें थी। आदमी का धैर्य जो है वहां परीक्षा होती है। हमने वहां रहे, वहां बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने पूरा पूरा आजीवन कारावास गुजारा, और गुजारने के बाद ये हुआ कि अब वो 2 दिन के अंदर रिहा हो जाएंगे। रिहाई का एक पेपर डॉक्यूमेंट आते हैं, बॉन्ड आते हैं, फिर उसके बाद जेल प्रशासन के पास वो बॉन्ड आता है, फिर उसको वो रिलीज करते हैं। तो अक्सर हमने देखा एक रामकला नाम का व्यक्ति था जो नंबरदार बोलते थे। वो हमारा बहुत ख्याल रखते थे। हम छोटे थे, 21 साल की तो उम्र थी, तो बड़ा ख्याल रखते, बड़े साफ सुथरे, नहाए धोए, अपने व्हाइट कुर्ता पजामा पहनते और पगड़ी बांध के रखते थे। और ये तय था कि अब 2-3 दिन में वो उनकी रिहाई आ जाएगी। शुक्रवार का दिन था, उनकी रिहाई के कागज आए। दुर्भाग्यवश उनके नाम जो था वो सही था, उनके पिता का नाम गलत आ गया और वो उनकी रिहाई रुक गई। क्योंकि उस वक्त वो तो सिस्टम था ही नहीं कि कोई चीज को, डॉक्यूमेंट को कैसे सुधार के मंगवाया जाए, क्योंकि ज्यादातर चीजें बाय हैंड ही आती थी। लेके आता था एक व्यक्ति और वो छोड़ के आता था। और वो व्यक्ति अपना सामान लेके वहां पर रुका हुआ था कि आज मैं चला जाऊंगा, लेकिन वो पेपर में गड़बड़ हो गई और उसकी रिहाई रुक गई। उस व्यक्ति से आप ये देखिए कि रात से लेकर सुबह तक उसे कटी नहीं उससे, क्योंकि उसने आजीवन कारावास सजा गुजार ली थी इज्जत के साथ। जब हमने सुबह उठ के और हमने देखा कि घूमते घूमते भी ये क्या हुआ, तो उस आदमी का मानसिक संतुलन रात रात में बिगड़ गया। उसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि आज मैं नहीं जा पाऊंगा, और मैं रह गया। और पूरे अगले दिन शनिवार था, फिर इतवार था, फिर सोमवार को उसके रिहाई के कागज आए। तब तक वो मानसिक रूप से बर्बाद हो चुका था। और उसको उस अवस्था में जो उसने बहुत इज्जत के साथ जेल गुजारी थी, उसे 2 साल नहीं निकले, जबकि वो 15 साल गुजार चुका था। तो वहां पर जब जेल में जाते हैं तो बहुत सारे लोग आपको, आप तो बॉक्सर थे, प्लेयर थे, मर्डर हो गया था, तो लोग मिले होंगे जो जुर्म की दुनिया में ले जाने वाले। बिल्कुल, बहुत। लेकिन चूंकि पारिवारिक पृष्ठभूमि इस तरह की थी कि मुझे मालूम था कि इन सब चीज़ों में आज जो मुझे जेल में भी प्यार और इज्जत मिलती है, इस पूरे वक्त में मेरा दोस्त साथ देते हैं, वो इसलिए नहीं देते कि मैं कोई अपराधी हूँ। वो इसलिए साथ देते थे कि अचानक हादसा हुआ है और ये अच्छे घर का लड़का है, प्यार प्रेम दोस्ती में रहने वाला है, तो इसलिए वो साथ देते। अगर मैं वो सब चीज़ें करता तो मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि बिल्कुल खत्म हो जाती। मेरे दोस्त भी मेरा साथ छोड़ देते, क्योंकि वो कोई अपराधी का साथ नहीं देना चाहते थे। वो एक ऐसे व्यक्ति का साथ दे रहे थे जो एक अचानक हुई घटना में शामिल हो गया, लेकिन वो अपराधी नहीं है, इसलिए वो मेरा साथ देते थे। और मुझे उनका साथ जरूरी था। अपराधी का तो क्या जीवन है, कुछ भी नहीं है। उसका तो जीवन ही 5 साल का है। या तो उसको पुलिस मार देगी या कोई दूसरा दुश्मन मार देगी। तो ऐसे उनकी कभी लालसा भी नहीं रही। तो जब जेल से बाहर आए फिर बहुत कठिनाई का दौर हुआ। लोगों में एक अविश्वास था कि मैं अपराधी हूँ, सजायाफ्ता हूँ। कोई भी अपने साथ शामिल करने के लिए तैयार नहीं था। मैंने इस चीज़ को महसूस किया कि व्यापार और काम करने और मुख्य धारा में शामिल होने के लिए मैंने अनेकों कोशिश की। अपने घर से उनको पैसा दिया, धन दिया कि वो मुझे शामिल करें, लेकिन अक्सर देखा मैंने कि मेरा नतीजा कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं आया। वो पास बैठा के भी इस तरह के एहसास करवाते थे कि जैसे वो मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। तो जो बचे कैसे आप, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मतलब ये जो दुनिया होती है जेल की, जिसमें गैंगस्टर फिनोमेना तो चलो बाद में आया, जो हालांकि पहले भी था, उसका रूप अलग था, बाद में वो और रूप में आया। देखिए, आपको अप्रोच किया किसी लोगों ने? नहीं, बहुत से लोग। वो कौन कौन लोग थे तब कौन कौन लोग थे? बहुत लड़के आते थे तो कहते थे भाई सब साथ जोड़ लो आप। उन्हें ऐसा लगता था कि मैं जो जेल में वक्त गुजारता हूँ और इस तरह के लोगों के बीच में रहता हूँ, तो जरूर मेरी सोच इसी तरह की होगी। मेरी ऐसी थी नहीं।
वो तो वक्त की उस दौरान का दौर ऐसा था कि मुझे भी अपने आप को मजबूत रखने के लिए भी उनका साथ चाहिए था और वो मेरे साथ रहते थे। लेकिन मैंने कभी भी उनकी किसी भी आपराधिक किसी भी चीज़ में शामिल नहीं हुआ। कभी भी मैं कभी भी उनके अपराध में, कभी किसी की योजना में, कभी किसी का बुरा करने में मैं कभी शामिल नहीं होता था। ये भगवान की कोई असीम कृपा थी कि मैं हमेशा उनसे बच के रहता था और एक गैप रखता था, क्योंकि आप अगर आज किसी का बुरा करेंगे तो कल को आपके लिए तैयार बैठा है। मैं तो ऑलरेडी भुगत ही रहा था। तो आज मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि, मेरी 2-3 बहनें हैं, मेरे माँ पिता, मेरा सब रिश्तेदार दोस्त, वो बिल्कुल खत्म हो जाता। हाँ, मुझे बहुत कठिनाई, बहुत दौर ऐसा आया कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मेरा इस्तेमाल हुआ, मेरा शोषण तक हुआ। ऐसा महसूस हुआ मुझे कि यार जिस व्यक्ति को मैं सोचता था कि आदमी को तो बहुत बढ़िया है, वो पॉलिटिकल लोग आपके पीछे नहीं खड़े हुए? नहीं, कोई भी नहीं है। कभी भी कमजोर आदमी का कोई साथ नहीं देता। कमजोर आदमी का तो तमाशा होता है, साथ कभी नहीं देता। और दूसरा ये था कि हमें जीवन में पता ही नहीं था, क्योंकि छात्र राजनीति करते करते भी ये नहीं मालूम था कि इसके बाद करना क्या है। हम तो सिर्फ उनकी जय बोलने में लगे रहते थे कि भाई साहब ने कहा है, भाई साहब, क्योंकि हम जिनको सीनियर समझते थे उन्होंने कभी नहीं सिखाया हमें कि आगे करना क्या है। वो ये सोचते थे कि हम जिन नेता के पास रहते उनको वो खुश करने के लिए हमारे से जय बुलवाते रहते थे। कभी किसी ने कहा ही नहीं कि 2 बार छात्र संघ अध्यक्ष रहा है कि अब आपको आगे इस तरीके से करना चाहिए, या आपको एक सम्मानक जीवन जीने के लिए आपको व्यापार करना चाहिए। सब किसी ने बताया ही नहीं। लेकिन ये भावना थी शायद मेरे माँ और मेरे पिता, मेरी दादी का आशीर्वाद था मुझे, जो मेरे में जज्बा रहा कि मुझे रहना सही रास्ते पे ही है। कोई भी चीज आ जाए मुझे रहूंगा सही। आपने अप्रोच किया था इन पॉलिटिकल लोगों को तब? बहुत मेरे साथ किसी ने मदद नहीं, कोई भी नहीं आता कभी। सब डरते हैं कि मेरी इमेज खराब ना हो जाए। काम सारे ही करवाना चाहते हैं, फिर इमेज कॉन्शियस वो इस तरीके से होते हैं। तो फिर बहुत राजनेताओं के करीब रहा हूं मैं, तो फिर ऐसा कोई था भी नहीं। और मेरे पिता की सीखी हुई बातें थी कि ज्यादा बेटा किसी उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए। हिम्मत और हौसले से खुद सामना करो, परमात्मा अपने आप रास्ता निकाल देते। और रास्ता निकला और मैं 6.5 साल बाद हाई कोर्ट से मेरा डिसीजन आया और हाई कोर्ट ने मेरी सजा को आजीवन कारावास से 5 साल कर दी। उस वक्त जब आप जेल में थे, कौन कौन से, मैं जैसे पूछ रहा हूँ कि अलग अलग गैंग्स की बात होती है हरियाणा में? देखिए बहुत से हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों को आप पब्लिकली करना अपने आप को आफत को निमंत्रण देते हैं। सबको ये अंदाजा है कि मैं किसी से हूँ और मैं आज ये जिक्र करूँ। बहुत से लोग दुनिया में नहीं रहे, बहुत से लोग दुनिया में हैं, लेकिन ये सब आज जिक्र करना तो मेरे लिए अपने आप को एक आफत में होने वाली बात है। जैसे आज का दौर है, अभी आप कहते हैं बहुत ज्यादा अल्ट्रा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहा है, ऑर्गेनाइज्ड जी, और अलग अलग गैंगस्टरों के नाम चल रहे हैं। किसी का चल गया, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। इसको आप कैसे देखते हो? आपने तो इतना कुछ देखा है जिंदगी में। देखिए साहब, ये सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है इसमें, क्योंकि आज का युवा एकदम से अपना नाम कमाना चाहता है, तो उसे लगता है कि ये सबसे आसान है। उसके क्या परिणाम होंगे ये तो उसे मालूम नहीं, क्योंकि उसको जोश है, उसको होश ही नहीं है। और वो इस तरह से अपने आप को एक अपनी इमेजिनेशन की दुनिया बना लेता है। उसे लगता है कि जीवन में जो कुछ है वो यही है। अब वो जब इसमें उतर जाता है तो ये तो वन वे है, वापसी तो है ही नहीं। जब आप किसी का बुरा करोगे तो फिर अगला जब भी मौका लगेगा तो आपकी इंतजार करेगा वो भी। तो इसलिए सब चीज़ें बिल्कुल अलग सी है। बहुत लंबे समय से मैं इस तरह के किसी भी तत्व से मिला भी नहीं हूँ। मुझे यूँ लगता भी है कि आजकल के जो लड़के हैं, जो युवा हैं, इनमें बड़े छोटे की इज्जत करने की परंपरा तो अब इनमें है नहीं। किसी भी चीज़ का अपने छोटे से लालच में किसी भी वक्त भी किसी का बुरा कर सकते हैं, जबकि हमने देखा है कि बुरा करने के कारण सोचते हैं, ऐसा नहीं बिना मतलब करते हैं। आजकल के लड़के तो कभी भी किसी का एक पल में चिराग बुझा देते हैं, जबकि उसका कोई लेना देना ही नहीं होता है। पैसा कमाने के लिए तो बहुत तरीके हैं, बहुत रास्ते हैं, जो जिस तरीके से चाहे कमा सकते हैं। लेकिन ये जो तरीका है ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इससे क्या कि आपकी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है, आप पे कोई भरोसा नहीं करता, आपसे कोई साथ नहीं बैठाता। आपको वही उसी तरह के लोग बिठाएंगे जो जैसे आप हैं। तो फिर आप देखेंगे कि जितने भी लोग हैं आपस में धीरे धीरे एक समय के बाद, महीने 2 बाद, 6 महीने बाद, इन्हीं के आपस में रिश्ते खराब हो जाते हैं, क्योंकि उनके ईगो बहुत ज्यादा आपस में क्लैश, फिर वही एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। तो ये जो चीजें हैं इससे पतन हो गया है भाई साहब। तो आप राजनीति में उस टाइम से फिर जब बाहर आए कोशिश की, मतलब, या नहीं, फिर आप राजनीति का, जैसे अभी आप चुनाव राजनीति का क्या रहा साहब कि
मैं तो जब बाहर आया तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट फिर चली गई, तो 4 साल सुप्रीम कोर्ट लगा रहा। मुझे तो ये लगा कि दोबारा जीवन में फिर कभी जाना हो सकता है, तो जीवन में उमंग ही नहीं रही थी। हर वक्त ये भय रहता था कि दोबारा फिर जाना पड़ सकता है, क्योंकि केस स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट चली ले गई थी। तो वहाँ भी मुझे कुछ अच्छे विद्वान लोगों की संगत के कारण उनसे रिक्वेस्ट की उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच पर थे उनसे, कि अब इस उम्र में ये एक नेक जीवन जी रहा है तो अब इसे मौका दें। तो उन्होंने उसी कोई 5 साल रख दिया था। तो उसके बाद में फिर धीरे धीरे आत्मविश्वास शुरू हुआ। फिर आपने एक प्रयास किया, नहीं कामयाब मिली, फिर दूसरा प्रयास किया, नहीं कामयाब मिली, तीसरा, क्योंकि इंसान को लगता है कि जो तूने जेल में जीवन बर्बाद किया उसकी जल्द से जल्द भरपाई कैसे हो। लेकिन हमेशा आप गिरते गए, क्योंकि आप पे कोई यकीन ही नहीं करता था। आप अपनी आप में लगे हुए हो कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, व्यापार करूंगा, लेकिन करने से व्यापार नहीं होता। व्यापार के लिए व्यापारिक सूझबूझ होनी बहुत जरूरी है, व्यापारिक सोच होनी बहुत जरूरी है। वो तो मुझ में थी नहीं। तो मुझे लगा कोई सिखाता ही नहीं है, कोई बताता ही नहीं है, तो फिर मैं हर वक्त जज्बा लगा रहता, कभी कोई काम कर लूँ, कभी कोई काम कर लूँ। लेकिन करना काम है ताकि सम्मानजनक जीवन जिए। इन राजनीतिक लोगों के दरवाजे पे ना जाना पड़े, बिना मतलब का इन लोगों की एहसान किसी भी व्यक्ति का, क्योंकि प्रेरणादायी व्यक्ति के संगत में रहना जरूरी है। तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े अब आप? नहीं, मैं पिछले बहुत सालों से किसी पॉलिटिकल आदमी से, पॉलिटिकल पार्टी से मैं नहीं जुड़ा। ये लगा कि सबसे पहले तो अपने आप को दुरुस्त करना जरूरी है। तो मैं फिर अपने आप को ठीक करने में। तो अब राजनीति से बदल जाएगा कुछ? आपको लगता है राजनीति, कहते हैं जो राजनीति को बदलने आते हैं वो खुद बदल जाते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन आज मेरी शुरुआत है। मैं पहली बार, और जब 93, 94, 94, 95 के बाद बीच में मैंने 2 चुनाव भी शिक्षण संस्था के लड़े थे। उसमें मुझे बहुत सम्मानजनक स्थिति में लोगों ने मुझे स्वीकार किया, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति को जल्दी से समाज स्वीकार भी नहीं करता है। उसमें बहुत कमियां नजर आती है, चाहे इंसान खुद कितनी कमियों से भरा हो। लेकिन जब इस तरह की हादसा हो जाता है तो उसके बाद उसकी विश्वसनीयता बिल्कुल खत्म हो जाती है। हर व्यक्ति उसको डरता है कि कोई लेन देन कर लिया तो इससे कैसे करोगे, पार्टी में, राजनीतिक दल में आ जाएगा तो आपकी बदनामी हो जाएगी, अखबारों में, मीडिया में कहेंगे एक क्रिमिनल आदमी को आपने ज्वाइन करवा लिया। तो मैं इस बात को खुद ही महसूस करता था। मैंने कभी इतने सालों में किसी पॉलिटिकल आदमी के साथ फोटो नहीं खिंचवाई, ना कभी ज्यादा उससे मिला। मन जरूर करता था। मिलते थे, आपको अप्रोच करते थे? नहीं, धीरे धीरे दूर हो गया मैं। उन्हें लगता था करते थे? नहीं, वो क्या था कि उनको चमक धमक, उन्हीं को उनके शब्दों के जाल में उलझाकर उन्हीं को जो चीज परोसते थे उनको वो बड़ा मानते थे। मुझे ये समझ थी नहीं, और मुझे इस तरह का कोई किसी ने मेरे लिए कोई मेरा साथ देने का या कोई मेरे लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया भी नहीं। हमारे साथ तो जो लोग थे वो ये थे कि उन्हें ही कुछ चाहिए था, उन्हें ही सब चीजें चाहिए थी। तो वो एक समय के बाद एहसास हुआ कि नहीं यार, ये तो बहुत ज्यादा कीमत मांगते हैं, और अब कीमत चुकाते चुकाते थक गए, और कीमत भी किए हुए की कई गुना ज्यादा मांगते हैं। आपको 10 आदमी बीच में कहीं भी गए कि मैंने भाई तेरे लिए ये किया, कमाल आज ये किया, फिर उसके अलावा भी आप जब अगर कोई चीज की है तो फिर गिनाना किस लिए, लोगों बीच में किस लिए। तो ये जो ठहराव आया आपने, ये जेल लेके आई? जब बॉक्सर थे तब भी इतना ठहराव था? नहीं, जेल लेके आई। जेल जो है सचमुच में मेरे लिए बहुत ही क्रांतिकारी, मेरे बीच में परिवर्तन बदला लेके बहुत ज्यादा। मैंने उसके हर क्षण को जिया, हर क्षण को। जेल ना गए होते तो कैसे होते? तो मैं कहीं ना कहीं बहुत ही बुरी स्थिति में होता, क्योंकि मुझे समझ नहीं, आत्मविश्वास नहीं आ पाता मुझे, क्योंकि वहां इतना ज्यादा विश्वास लेके आई, जेल लेके आए। सो कैसे परिस्थितियों को हैंडल करना, आज का हर चीज अपने व्यक्ति कोई भी आज चाहेगा उसको सुन लेगा, कोई ऐसे ना सोचे कि जेल में जाके आत्मविश्वास आता है, जाना चाहिए। ये कोई आपको पॉजिटिवली ना ले इसको। नहीं, वो तो परिस्थितियां ऐसी थी भी। आज अगर चाहे कोई, मैं जाना चाहूँ तो मैं थोड़ी जा सकता हूँ दोबारा। परिस्थितियां कब कैसी हो जाए, विषम परिस्थितियों में इंसान का पता लगता है कि वो कैसा है। वैसे तो सब अच्छी बात करेंगे। तो ये यूथ में जो क्रेज होता है आपके लिए, वो क्यों है फिर? अगर आप कहते हो आप क्राइम की दुनिया से नहीं, आप तो दूर रहे क्राइम की दुनिया से, उसके बाद आपका कोई नाता नहीं रहा, तो वो क्यों है फिर? वो इस तरीके से है, मैंने एक चीज देखी कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी को इस्तेमाल करता है। मैंने देखा कि ये जो सबसे बुरी चीज है, एक तो कभी किसी को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं उसके बदले ज्यादा मेहनत करता हूँ अपने आप को आर्थिक रूप से। मुझे किसी ने आर्थिक रूप से मजबूत किसी पॉलिटिकल आदमी किया ही नहीं। मैं तो ठीक घर से था,
तो जब भी कोई गलतियां करता है वहां से भरपाई हो जाती है और फिर एक दोबारा नई शुरुआत करता है। और अगर किसी व्यक्ति को मजबूत नेतृत्व का शौक है तो उसको छोटे मोटे लालच से उठना पड़ेगा। ये मैंने अपने भीतर ठान लिया था कि अगर मुझे एक मजबूत नेतृत्व चाहिए और मेरा नाम का मुझे शौक है या मैं मजबूत नेतृत्व, और मेरे शब्दों में ये बोलते कि बोलता बहुत मीठा है, मैंने कहा मीठे से ज्यादा आवाज में विश्वसनीयता होनी बहुत जरूरी है। हमें किसी ने सिखाया नहीं, हम बहुत भांति भांति के लोगों से मिलते रहते हैं तो कुछ ना कुछ चीजें उनमें से चुनते हैं। जब किसी ने कहा कि शब्दों में विश्वसनीयता होनी चाहिए तो हम सोचे कि यार हमारे में है क्या ये सब चीज, तो देखते हैं बहुत कमी है, हम लोग कमी से भरे हुए हैं। तो फिर उस पर होमवर्क शुरू हो गया कि अब इस तरीके से, क्योंकि शुरुआत ही खुद से करनी पड़ेगी। तो मैं सारा दिन हर पल खुद से शुरुआत करता रहता हूँ, आजमाता रहता हूँ, और भगवान की ऐसी ऐसी कर पे है। मेरी दादी जी का आशीर्वाद है कि वो मुझे हमेशा सपोर्ट करती है। मैं जो भी चीज़ सोचता हूँ उसमें मेरा साथ देती है। बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत ही अच्छा। तो ये थे आशीष कुमार जी, जिन्होंने बताया कि उनका जीवन कैसे रहा, कैसे वो स्पोर्ट्समैन थे, स्टूडेंट लीडर थे, मर्डर हुआ, फिर समाज सेवा में आए। और उनका कहना है कि ये सब चीज़ों, नई पीढ़ी के लिए खास तौर पर इन चीज़ों से बहुत दूर रहना चाहिए, इन चीज़ों से बचना चाहिए। इसी तरह की खबरें और स्टोरीज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।